मेरा नाम वरुण है और मेरी बड़ी बहन का नाम पूजा। वह मुझसे 3 साल बड़ी थी और हमेशा से मेरे लिए एक छायादार पेड़ की तरह रही। हम श्याम नगर के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे, जहां हमारे घर की पुरानी छत और दीवारों पर यादों की बेलें लिपटी हुई थीं। एक दिन पूजा के सालाना इम्तिहान का दिन था। 10वीं कक्षा का बोर्ड का इम्तिहान, जो हमारी छोटी सी दुनिया में किसी जंग से कम नहीं समझा जाता था। हर किसी की उम्मीदें पूजा से जुड़ी थीं। इम्तिहान के दौरान ही यह सब हुआ। पूजा को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। उसके टीचर प्रोफेसर संजय शर्मा थे। वह सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि स्कूल के उसूलों के रखवाले समझे जाते थे। उनकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि क्लास में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उनकी आवाज में बिजली की सी गरज थी जो सुनने वाले के दिल में खौफ भर देती थी। पूजा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई है। उसे यकीन था कि अब प्रोफेसर शर्मा उसका करियर तबाह कर देंगे और परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर उस दिन एक गैर मामूली वाकया पेश आया। प्रोफेसर शर्मा ने उस वक्त पूजा को कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी कॉपी ली, एक गहरी नज़र डाली और खामोशी से पढ़ाई जारी रखने का इशारा किया। पूजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। क्लास खत्म हुई, बच्चे हंसते खेलते बाहर निकले, मगर प्रोफेसर शर्मा ने पूजा को वहीं रोक लिया। मेरी बहन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लगा जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। छुट्टी का वक्त हो चुका था। मैं हमेशा की तरह पूजा को लेने उसकी क्लास में आया। वहां अब सन्नाटा था। सभी लड़कियां जा चुकी थीं, सिर्फ पूजा और प्रोफेसर शर्मा एक दूसरे के सामने खड़े थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था, जो पूजा के डर को और बढ़ा रहा था। प्रोफेसर शर्मा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में हमेशा की सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। वह बोले, बेटा वरुण, तुम बाहर लॉन में जाकर बैठो। पूजा से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बाहर लॉन में आ गया और अपनी गेंद से खेलने लगा। हमारा स्कूल, विद्या मंदिर हाई स्कूल, एक बहुत बड़ी इमारत था। इसे पूरी तरह खाली होने में घंटों लग जाते थे और छुट्टी के वक्त सारा स्टाफ गेट की तरफ जाता था ताकि बच्चों को हिफाजत से घर भेज सके। अंदर क्लासरूम के इलाके में कोई नहीं होता था। मैं थोड़ी देर तक लॉन में खेलता रहा, मगर बहुत जल्द बोर हो गया। मेरे साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं था। मैं वापस पूजा की क्लासरूम की तरफ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं साथ वाली खिड़की के पास गया। वह भी बंद थी, मगर उसके शीशे से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि प्रोफेसर शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे और पूजा उनके सामने हाथ बांधे खड़ी थर थर कांप रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अंदर से बहुत हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनने के लिए मुझे अपनी सांस रोककर खिड़की से बिल्कुल चिपक जाना पड़ा। प्रोफेसर शर्मा कह रहे थे, पूजा, तुम्हें पता है ना कि हमारे स्कूल में नकल करना कितना बड़ा जुर्म है। यह सिर्फ तुम्हारी बदनामी नहीं, बल्कि पूरे स्कूल के मान सम्मान का मसला है। अगर मैंने यह बात प्रिंसिपल देवी प्रसाद वर्मा को बता दी, तो वह तुम्हें न सिर्फ स्कूल से निकाल सकते हैं, बल्कि तुम्हारे करियर पर ऐसा दाग लगेगा कि आगे कॉलेज में दाखिला भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारे पिता जो शहर के एक सम्मानित बिजनेसमैन हैं, और तुम्हारी माँ, जो हमेशा सबको समाज में सर उठाकर जीने का पाठ पढ़ाती हैं, उनकी जो बेइज्जती होगी उसका अंदाजा है तुम्हें। पूजा, जो पहले ही डर के मारे एक पतली सी टहनी की तरह कांप रही थी, अब बाकायदा रोने और गिड़गिड़ाने लगी। वह बोली, सर प्लीज, प्रिंसिपल सर को मत बताइएगा। मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा। मैंने गलती की, मगर आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रोफेसर शर्मा की आवाज में अब भी सख्ती थी। मैं क्या कर सकता हूँ? जो किया है भुगतना पड़ेगा। हमारे स्कूल के उसूल बहुत सख्त हैं। पूजा की हिचकियां और तेज हो गईं। वह रूंधी हुई आवाज में बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दें। अब जो बोलेंगे मैं करूंगी। बस किसी को बताइएगा नहीं। मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। शायद यह वही जुमला था जिसका प्रोफेसर शर्मा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक रहस्यमय मुस्कुराहट उभरी, जो तुरंत गायब हो गई। पक्की बात है, जो बोलूंगा करोगी? पूजा ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, जी सर, मेरे भाई वरुण की कसम, मैं जो भी कहेंगे करूंगी। ठीक है, फिर मेरा एक काम करो। यह कहकर प्रोफेसर शर्मा उठ खड़े हुए। उन्होंने एक छोटी सी चाबी निकाली और क्लास के ही आखिरी कोने में बने एक छोटे से स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। ये मेरा निजी स्टोर रूम है, जहां मैं अपनी पुरानी किताबें और कुछ ज़रूरी दस्तावेज रखता हूँ। अंदर थोड़ी सफाई करनी है और कुछ फाइलें तरतीब देनी है। ये काम तुम्हें करना होगा। पूजा ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर उस स्टोर रूम की तरफ। सर, अभी? हाँ अभी। कौन जानता है कब मुझे दोबारा वक्त मिले। ये तुम्हारी सज़ा भी है और तुम्हारे लिए एक मौका भी। प्रोफेसर शर्मा ने दरवाज़ा खोला और पूजा को अंदर जाने का इशारा किया। मैं बाहर इंतजार करूंगा। पूजा अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मुझे नहीं मालूम उस स्टोर रूम में क्या था या वहाँ क्या हुआ,
बस इतना मालूम है कि उस कमरे से एक मध्यम सी रोशनी और कभी कभी पूजा की दबी दबी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। यह मंजर मेरे नन्हे जहन पर एक गहरा निशान छोड़ गया। थोड़ी देर बाद पूजा रोती हुई बाहर आई। उसके कपड़े कुछ मैले थे और आंखें सूजी हुई थीं। जैसे ही वह बाहर आई, मैंने उसे घेर लिया। मैंने उससे सबसे पहला सवाल किया, दीदी, आप अंदर क्या कर रही थीं? और वह सर क्या कर रहे थे? उसने हैरत और डर से मुझे देखा और कहा, क्या तुम हमें देख रहे थे? उसकी आवाज़ में ऐसी घबराहट थी कि मुझे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली हो। मैंने कहा, हाँ, मैं सब देख रहा था। वह और डर गई। उसने जल्दी से अपने कपड़ों से मेरा मुंह ढका और दबी आवाज में कहा, अभी जो कुछ भी तुमने देखा वह किसी को नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। तुम्हें माँ की कसम। मेरे लिए माँ की कसम बहुत मायने रखती थी। यह हमारे परिवार में सबसे बड़ी कसम मानी जाती थी। मैंने वादा किया कि किसी को नहीं बताऊंगा। वह दिन यूं ही गुजर गया। इसके बाद काफी अरसे तक कोई खास वाकया न हुआ। हमारी सालाना परीक्षाएं हो गईं। पूजा के नंबर हैरतंगेज तौर पर बहुत बेहतर आए थे। हालांकि उसे नकल करते हुए पकड़ा गया था। उसने पास कर लिया था और मैं भी अगली क्लास में पहुंच गया था। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि मैं और पूजा एक ही कमरे में सोया करते थे। हमारे घर में कुल 2 कमरे थे। एक में माँ, पिताजी और मैं सोते थे, दूसरे में पूजा अकेली। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे भी पूजा के कमरे में सोने के लिए भेज दिया। ये रिवाज हमारे परिवार में आम था, जहाँ भाई बहन एक दूसरे के सबसे करीबी राजदार समझे जाते थे। एक दिन मैं स्कूल के बड़े मैदान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान ही एक बच्चे, राजन, ने मुझे आकर जोर से धक्का दिया। मैं अपना संतुलन बरकरार न रख सका और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं गुस्से से उठा और एक जोरदार थप्पड़ उस बच्चे के मुंह पर रसीद किया। वह लड़का उम्र में मुझसे छोटा था और सेहत में भी कमजोर। वह लड़खड़ाकर सीधा दीवार के पास गिरा और उसका सर दीवार से जोर से टकराया। वह चीखा और उसके सर से खून बहने लगा। यह देखकर पूरा स्कूल जमा हो गया। बच्चे डर से चीखने लगे। मेरी क्लास टीचर मिस रीना भागती हुई आईं और मुझे पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस ले गईं। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल देवी प्रसाद वर्मा एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी भारी भरकम शख्सियत और रौबदार आवाज से पूरा ऑफिस गूंज रहा था। उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा और कहा, वरुण, ये क्या तरीका है? तुम्हें अपनी माताजी को कल स्कूल लेकर आना होगा। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे पता था कि अब माँ से बहुत डांट पड़ेगी और शायद पिताजी को भी पता चल जाएगा। मैंने जाकर सारा माजरा पूजा को बताया। पूजा का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे भी डर लग रहा था कि अब घर में क्या होगा। बहरहाल अब माँ को तो बुलाना ही था। हमने चुपके चुपके माँ को बताया ताकि पिताजी को पता न चले। पिताजी बहुत सख्त मिजाज थे और ऐसे मामलों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। माँ भी परेशान हो गईं, मगर उन्होंने कहा कि सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन माँ पिताजी को बताए बगैर हमारे साथ स्कूल गईं। पिताजी सुबह ही अपनी दुकान पर चले जाते थे। मैं अपनी क्लास में चला गया और माँ प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैं बहुत घबरा रहा था कि आज तो मेरी शिकायत हो जाएगी और माँ मुझे बहुत डांटेंगी। क्लास के दौरान मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हर थोड़ी देर बाद मेरी नज़र बाहर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती थी। मगर जब स्कूल खत्म हुआ और माँ से मेरी मुलाकात हुई तो माँ बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने हैरत से पूछा, माँ, क्या हुआ? प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? तो माँ बोली, अरे कुछ नहीं, आपके प्रिंसिपल देवी प्रसाद वर्मा तो हमारे पुराने जानने वाले निकले। माँ ने बताया कि वह कुछ साल पहले एक दूसरे स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थीं। वहाँ ये आशीष सर उनके सीनियर होते थे। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल बन चुके हैं। दुनिया वाकई छोटी है। मैंने भी सुकून की सांस ली कि चलो प्रिंसिपल साहब माँ के जानने वाले निकल आए तो मेरी जान बच गई। उस वक़्त हम खुशी खुशी घर आ गए। लेकिन उस दिन के बाद मैंने माँ की रोज़मर्रा की दिनचर्या में एक अजीब सी तब्दीली देखी। माँ जो पहले घर से कम ही निकलती थीं, अब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से हमारे स्कूल का चक्कर लगाती। कभी कहती, तुम्हारी टीचर से बात करनी है। कभी कहती, वहीं करीब में एक मंदिर है, वहाँ पूजा करने जाना है। स्कूल भी देखाऊंगी। फिर वह सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती और घंटों तक वहाँ बैठी रहती। मैंने कई बार माँ को प्रिंसिपल से खिलखिलाकर बातें करते सुना। उनकी आवाज़ में ऐसी चहक थी जो मैंने पिताजी के साथ बात करते हुए कभी नहीं सुनी थी। यहाँ मैं आपको आशीष सर का हुलिया भी बता दूं। उनका नाम आशीष वर्मा था। उनकी उम्र 50 के आसपास होगी। वह लंबे चौड़े, कसरती जिस्म के इंसान थे। उनका रंग गहरा गंधुमी था और आंखों में एक विशिष्ट चमक थी। उनकी आवाज़ गूंजदार थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी। वैसे वह बड़े सख्त और उसूल पसंद किस्म के थे, मगर जब माँ से बात करते तो उनकी आवाज़ में बड़ी नरमी आ जाती और उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट दिख जाती। मुझे महसूस होता था कि उन दोनों के बीच सिर्फ जान पहचान से ज्यादा कुछ है। एक दिन पूजा की तबीयत खराब थी। उसे तेज बुखार था।
इसलिए मुझे अकेले स्कूल जाना था। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ और वापसी पर साथ ले आऊंगी। हमारा स्कूल सुबह 9 बजे लगता था और 2 बजे छुट्टी होती थी। इस 5 घंटे के दौरान माँ लगातार आशीष सर के रूम में बैठी रहती। उनका लंच भी वहीं आता था। फिर जब छुट्टी हो गई तो मैं माँ के पास आया और माँ ने मुझे बाहर रुकने को कहा। वरुण, बेटा, तुम बाहर गेट के करीब इंतजार करो, मुझे सर से कुछ और ज़रूरी बात करनी है। मैं बाहर गेट के करीब आकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में पूरा स्कूल खाली हो गया, सिवाय हमारे और कुछ सफाई करने वाले कर्मचारियों के। मैं बहुत बोर हो रहा था क्योंकि माँ जाने का नाम नहीं ले रही थी और आशीष सर उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। बहरहाल मैं कमरे के पास गया और दरवाजे से छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। आशीष सर कह रहे थे, शबाना, वह भी क्या दिन थे जब हम आदर्श स्कूल में थे, कैंटीन में छिपकर मिलते थे। दिल करता है काश वह दिन दोबारा वापस आ जाए, वह जवानी, वह बेफिक्री। माँ, शबाना बोली, दिल तो मेरा भी यही चाहता है आशीष, मगर वक्त बदल गया है। मैं अब शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ। सर बोले, मेरी शादी को भी 20 साल हो चुके हैं और मेरा बड़ा बेटा जवान होने वाला है, लेकिन दिल यह बातें कहाँ देखता है शबाना, दिल तो आज भी वही शरारती है। माँ बोली, जानती हूँ, इसलिए तो रोज बहाने से यहाँ आ जाती हूँ। घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर आशीष सर शरारत से बोले, क्यों ना आज फिर वह पुराना खेल खेलें? याद है जब हम लाइब्रेरी के पीछे वाली खाली कोठरी में छिपते थे? माँ बोली, पागल हो गए हैं क्या? यहाँ स्कूल में कोई देख लेगा तो क्या होगा? सर ने कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। इस वक्त पूरा स्कूल खाली है और सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर व्यस्त है। माँ बोली, और मेरा बेटा वरुण? अरे वह छोटा है, उसे किसी काम में लगा देंगे, वह बाहर खेलता रहेगा। यह सुनकर माँ सोच में पड़ गईं। उनके चेहरे पर एक कशमकश थी। फिर वह बाहर आईं, मुझे देखकर बोली, अरे वरुण बेटा, तुम यहीं खड़े हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा, हाँ माँ, मुझे बोरियत हो रही थी। माँ ने पर्स से 100 रुपये का नोट निकाला और दिया और कहा, जाओ बेटा, कैंटीन से अपने लिए और आशीष सर के लिए कुछ ठंडा और सैंडविच ले आओ, जल्दी आना। मैं खुशी खुशी पैसे लेकर सैंडविच लेने चला गया। कैंटीन पर भीड़ थी, सैंडविच मिलने में काफ़ी देर लगी। सैंडविच तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया। अब मैं दोबारा बोर होने लगा। मैं दोबारा आशीष सर के रूम की तरफ आया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं माँ को ढूंढने इधर उधर जाने लगा। मुझे याद आया कि स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो अब इस्तेमाल नहीं होती थी। जब मैं उस स्टाफ रूम के पास से गुजरा जो लाइब्रेरी के करीब था, तो मुझे वहां से दबी दबी हंसी और बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं दबे पांव उस तरफ बढ़ा। लाइब्रेरी के दरवाजे में हल्की सी दरार थी। मैंने वहां से झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आशीष सर और माँ वहां बहुत करीब बैठे थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जो माँ पिताजी के साथ भी नहीं करती थीं। यह मंजर मेरी मासूम आंखों के लिए बहुत अजीब था। मैं डर और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ वहां से हट गया। फिर मैं ऐसे ही लाइब्रेरी के बाहर रखी हुई कुछ किताबें लेकर बैठ गया। मैंने दिखावे के लिए किताब खोल ली, मगर मेरा जहन कहीं और था। थोड़ी देर बाद माँ बाहर आईं। उनके बाल थोड़े उलझे हुए थे और चेहरे पर लाली थी। वह मुझे लेकर गेट की तरफ आने लगीं। हम बाहर आकर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगे क्योंकि स्कूल वैन जा चुकी थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। मैंने देखा उसमें आशीष सर बैठे थे। उन्होंने माँ से कहा कि चलो शबाना, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूं। माँ हिचकिचा रही थीं। उन्होंने हल्की आवाज में सर से कहा कि आशीष, वहां कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? सर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं घर से थोड़ा दूर उतार दूंगा, कोई शक नहीं करेगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैं पहली बार इतनी बड़ी और चमकदार गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में एसी चल रहा था जिसकी ठंडक बहुत ज्यादा थी। हमारे छोटे से घर में तो एसी था नहीं। सर ने वादे के मुताबिक हमें गली के कोने पर उतार दिया और हम दोनों घर वापस आ गए। मैंने अपने किसी भी अमल से माँ को यह पता नहीं चलने दिया कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मैंने अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। मैं बहुत होशियार और राजदार हो गया था। अब मैं हर चीज को बड़ी बारीकी से देखता और परखता था। लोगों के चेहरों पर छुपे राज, उनकी बातों के पीछे की हकीकत, ये सब कुछ मुझे अब ज्यादा साफ नजर आने लगा था। भाग 3। चाचा के घर आगमन और पूजा की मजबूरी का नया रूप। वक्त गुजरता रहा और हम सबके अंदर अलग अलग बदलाव आने लगे। सबसे ज्यादा बदलाव मेरी बहन पूजा में आया। उसका कद तेजी से बढ़ रहा था और वजन भी ज्यादा हो रहा था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी। देखते देखते कई साल गुजर गए। अब मैं बचपन से किशोरावस्था की तरफ आ गया था। अब मुझे औरत मर्द के मामले बहुत हद तक समझ आने लगे थे। दीदी पूजा काफी बड़ी हो गई थी। वह स्कूल खत्म करके कॉलेज जाने लगी थी। उसकी बनावट माँ से बहुत मिलती जुलती थी। उसकी चाल में भी वही नफासत आ गई थी। बहरहाल उन्हीं दिनों हमारे घर में कुछ आर्थिक समस्याएं रहने लगीं। पिताजी की छोटी सी दुकान की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। बढ़ती महंगाई और बच्चों की शिक्षा के खर्चों ने उन्हें परेशान कर रखा था। एक दिन चाचा राजेश
हमारे घर आए। वह बहुत खुशहाल आदमी थे और शहर के एक बड़े व्यापारी समझे जाते थे। चाचा ने पिताजी से कहा कि भाई, अब आपको कारोबार बढ़ाना चाहिए। ये छोटी सी दुकान आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। उन्होंने एक नया सुझाव दिया कि पिताजी हमारा मकान बेच दें और वह पैसे किसी बड़े कारोबार में लगाए। पिताजी बोले, अच्छा, और रहूंगा कहाँ? घर मेरा सब कुछ है। चाचा राजेश बोले, क्या मेरा घर आपका नहीं है? मेरा 3 मंजिला घर है और घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं। आप ऊपर वाले फ्लोर पर मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, वहां आपको पूरी गोपनीयता मिलेगी। पिताजी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं छोटे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। और तुम घर में अकेले थोड़ी हो। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी जमुना हमें कुछ खास पसंद नहीं करती। उसे शायद यह सब अच्छा न लगे। चाचा राजेश ने यह सुनकर तीखे लहजे में कहा, इस सब की फिक्र आप मत करें। वह घर मेरा है, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, दहेज में नहीं मिला। और होती कौन है वह हम भाइयों के बीच बोलने वाली? मैं वादा करता हूं कि वह अब से इस संबंध में कोई बात नहीं करेगी। पिताजी मान नहीं रहे थे, मगर अगले कुछ दिनों में चाचा ने लगातार जिद करके उन्हें मना लिया। उन्होंने भविष्य के बड़े कारोबार के सुनहरे सपने दिखाए। किस्सा मुख्तसर यह कि पिताजी ने मकान और दुकान दोनों बेच दिए और प्रेमनगर के पौश इलाके में एक बड़ी जनरल स्टोर चेन की नींव रखी और हम चाचा के घर ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाचा की फैमिली का संक्षिप्त परिचय करा दूं। चाचा की पत्नी जमुना चाची थीं। उनका एक बेटा था जिसका नाम कुणाल था। कुणाल मुझसे 2-3 साल बड़ा था और पूजा से 2-3 साल छोटा था। जमुना चाची और उनका बेटा कुणाल दोनों थोड़े से घमंडी से थे। जमुना चाची अपनी अमीर जिंदगी और ऊंची हैसियत का बहुत इजहार करती थीं। हालांकि उनका बेटा कुणाल मेरा दोस्त था, लेकिन वह भी कभी कभी अपने पिता के पैसों पर नाज करता नजर आता था। जबकि जमुना चाची में तो यह आदत कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जब भी मिलने आती, मेरी माँ को अप्रत्यक्ष शब्दों में गरीबी के ताने देती रहती। उनका शरीर भारी था, जबकि मेरी माँ काफी दुबली पतली लेकिन सेहतमंद थीं। जब हम उनके घर में शिफ्ट हुए तो कुणाल का रवैया हम दोनों के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वह हम दोनों के साथ बहुत घुल मिल कर रहता था। खासकर पूजा दीदी की तरफ वो खूब ध्यान देता। वह अक्सर पूजा को कॉलेज छोड़ने चला जाता और उसे घर वापस लाता। चाची के रवैये में भी बहुत तब्दीली आई थी, लेकिन अभी भी उनमें खासा घमंड झलकता था। एक दिन घर के सभी बड़े काम से बाहर गए हुए थे। चाचा और पिताजी अपनी नई दुकान पर थे और माँ मंदिर गई थीं। घर में बस हम 3 थे, मैं, पूजा और कुणाल। छुट्टी का दिन था, इसलिए कोई खास काम नहीं था। हम तीनों ने खेलने का कार्यक्रम बनाया। मैं लूडो खेलना चाहता था क्योंकि मुझे लूडो में महारत हासिल थी, लेकिन कुणाल जिद पर अड़ा था कि छुपन छुपाई खेलेंगे। मैंने कहा, यार, ये तो बच्चों का खेल है, अब हम बड़े हो गए हैं। वह हंसते हुए कहने लगा, मजा आएगा अगर खेलेंगे तो। उसकी जिद के आगे मैं मान गया। पहले मैंने कुणाल की आंखों पर पट्टी बांधी और मैं और पूजा जाकर छिप गए। कुणाल अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनती गिनने लगा। थोड़ी ही देर में उसने हम दोनों को तलाश कर लिया। फिर मेरी बारी आई। कुणाल ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और बहुत ज्यादा कस के बांधी थी। उसने कई घुमाव दिए ताकि मैं कुछ देख न सकूं। फिर वह दोनों कहीं जाकर छिप गए। मैं गिनती पूरी करने के बाद पट्टी खोलने लगा, जिसमें काफी वक्त लग गया। मेरी आंखों पर जोर पड़ने से मेरी आंखें लाल हो गईं। फिर मैं उन दोनों को ढूंढने निकला, मगर वह कहीं नहीं मिले। आमतौर पर हम सारे खेल अपने फ्लोर पर ही खेलते थे, लेकिन मैंने ऊपर वाले फ्लोर का एक एक कोना छान मारा। वह दोनों वहां नहीं थे। मैं नीचे वाले फ्लोर पर आया, वहां भी कोई नहीं था। अब बस छत वाला फ्लोर बाकी था। वो बस 2 बड़े कमरे थे जो खाली थे। एक बड़ा आंगन था और एक पुराना स्टोर रूम था, जहां घर का पुराना कबाड़ और गैर जरूरी सामान जमा होता था। ये स्टोर रूम बहुत कम खुलता था। मैं दोनों की तलाश करता हुआ वहां पहुंचा। मुझे स्टोर रूम में से हल्की आवाज आई और मैं समझ गया कि उन दोनों में से कोई एक वहां है। मैं छिप छिप कर उस तरफ बढ़ा ताकि उसे सरप्राइज कर सकूं। जब करीब पहुंचा तो अंदाजा हुआ कि अंदर से एक नहीं, 2 आवाजें आ रही हैं। ये आवाज यकीनन पूजा और कुणाल ही की थी। उनकी आवाजें फुसफुसाहट जैसी थीं। पूजा बोल रही थी, कुणाल क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम क्यों नहीं समझते? अब तो मेरा अंदर झांकना बनता था। स्टोर रूम में घुप अंधेरा था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की को हल्के से धक्का दिया। इतने में हवा का एक झोंका आया और खिड़की हल्की सी खुल गई। सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कुणाल और पूजा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। कुणाल पूजा के बालों में हाथ फेर रहा था और पूजा का चेहरा शर्म से लाल था, मगर वह कुणाल को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौल उठा। मैंने सोचा, अभी अंदर जाऊं और कुणाल को 2 हाथ लगाऊं, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं ताकि उसे सबका याद रहे। फिर न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने बाहर खड़े होकर ही आगे की कार्यवाही देखने का फैसला किया। अब मैं सब समझ चुका था। ये सब कुछ पूजा की रजामंदी से हो रहा था। पूजा की जबान से निकले अल्फाज कुछ और थे, मगर उसका अमल कुछ और बता रहा था। यानी मेरा कुणाल से नाराज होना
उस पर शक करना बेकार था। मैं खामोशी से वहां से हट गया और दोबारा अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद वह दोनों बाहर आ गए और मुझे देखकर कहने लगे, वरुण, तुमने तो हमें तलाश ही नहीं किया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे कुछ आराम करना है। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया। मैं बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। दरअसल मैं पूजा का रिएक्शन देखना चाहता था। कुछ देर बाद वह आई और मेरे पास बैठकर बोली, वरुण, क्यों कर रहे हो यह सब? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या कह रही हो? वह बोली, तुमने सब देख लिया था ना? उसकी आवाज़ में डर था। मैं चुप रहा। मेरे चुप रहने पर वह बोली, फिर कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने आंखें खोलीं और ठंडे लहजे में कहा, उसे क्या बोलता जब तुम खुद ही राजी थी। मैंने जो देखा वह तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। ये सुनकर पूजा का चेहरा उतर गया। वह बोली, नहीं वरुण, मैं अपनी मर्जी से राजी नहीं थी, मैं मजबूर हूँ। मैंने हैरत से पूछा, मजबूर? किस बात की मजबूरी? मुझे भी तो बताओ। किया कि हम उसके घर में रहते हैं, हम उनके रहमो करम पर हैं। मैंने कहा, ये उसका नहीं, चाचा का घर है और चाचा पिताजी के भाई हैं। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी यही कहा था कुणाल से, लेकिन उसने हंसकर कहा कि जाओ शिकायत कर दो। क्या होगा? मुझे थोड़ा सा डांटेंगे, शायद एक आध हाथ भी मार देंगे, मगर तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो एक सेकंड इस घर में नहीं रुकेंगे। तुम बेघर हो जाओगी, सड़क पर आ जाओगी। इसके अलावा वह कहता है कि हमारे परिवार में रिश्ता भी तय है उससे। पूजा रोते हुए बोली। मुझे अब कुणाल पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वाकई पूजा मजबूर थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैंने पूछा, अच्छा सुनो, वह सिर्फ तुमसे बातें ही करता है जो आज कर रहा था? पूजा ने सर झुकाकर कहा, हाँ वरुण, वह सिर्फ बातें ही करता है। मैंने उसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। वह हमेशा मुझे डराता धमकाता रहता है। ठीक, मैं कुछ करता हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी। अच्छा क्या करोगे तुम? पूजा ने डर से पूछा। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। हालांकि सच यह था कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं बस झूठी तसल्ली दे रहा था और वह भी मेरी तसल्ली में आ गई और वहां से चली गई। मैं बिस्तर पर लेटा काफी देर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। ये स्थिति सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए खतरनाक थी। अगर पिताजी को पता चल जाता तो न जाने क्या हो जाता। काफी देर सोचने के बाद मुझे एक हल सूझा। हालांकि खतरा बहुत ज्यादा था और मुझे इस पर अमल करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी, मगर रिस्क तो लेना ही था। ये तरकीब आने के बाद मैं इत्मीनान से सो गया। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। इस दौरान मैंने अपनी योजना को मन में खूब मजबूत किया। कुछ दिन बाद हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। ये एक बेहतरीन मौका था। माँ पूजा को लेकर नानी के घर शिमला चली गईं। वह हर साल जाती थीं और कम से कम 2 से 3 हफ्ते रुक कर आती थीं। पिताजी और चाचा अपनी नई जनरल स्टोर चेन के काम पर चले जाते थे। कुणाल भी अपनी अलग अलग क्लासें ज्वाइन कर लेता था। उसके पिताजी उसे स्पोर्ट्स क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस और कोचिंग क्लासेस हर जगह भेजते थे। संक्षेप में यह कि मैं और चाची अक्सर घर पर अकेले होते थे और यही मेरे लिए सुनहरा अवसर था। यूं आमतौर पर चाची अपने फ्लोर पर होती थीं और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर, मगर कभी कभी सामना हो जाता था। चाची अपने कमरे में होती थीं तो मैं अपने कमरे में। मैं इंतजार में था कि कब मुझे कोई ऐसा मौका मिले। एक दिन सुबह का वक्त था। घर में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। ऐसा ही मौका देखकर मैं नीचे आया। देखा तो चाची अपने बेडरूम से जुड़े बाथरूम से निकली थीं और आईने के पास खड़ी बाल बना रही थीं। शायद अभी अभी नहाकर आई थीं, क्योंकि उनके सभी बाल भीगे हुए थे और उनके शरीर से भी हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने एक हल्की सी शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी जो उनके शरीर पर पूरी तरह से चिपकी हुई थी। सच पूछो तो चाची कमाल की लग रही थीं। उनकी खूबसूरती में एक परिपक्वता और कशिश थी। मैंने चाची को एक बनावटी घबराहट के साथ कहा, चाची, मुझे दरियागंज बाजार जाना है। वह बिना मुझे देखे रूखे लहजे में बोली, तो जाओ, मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैं अकेला नहीं जा सकता। माँ ने सख्ती से मना किया है कि किसी बड़े के बिना घर से बाहर नहीं जाना। चाची ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में झुंझलाहट थी। वह बोली, तो तुम मेरी माँ नहीं हो, क्यों नहीं जा सकते? चाची, माँ होती तो उन्हीं के साथ जाता, लेकिन आप घर पर हैं और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी किताबें पूरी नहीं हैं और मुझे अपनी पढ़ाई की बहुत फिक्र है। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। घर का काम पड़ा है और मुझे अभी मंदिर भी जाना है। चाची प्लीज़ चलिए ना, अभी तो सब घर से बाहर हैं। काम आप बाद में भी कर सकती हैं और मंदिर भी बाद में चला जाएगा। मैंने अपनी आवाज़ में इल्तिजा और मासूमियत शामिल की। वह तंग आकर बोली, तुम क्यों पीछे पड़े हो? चाची प्लीज़, मुझे कुछ किताबें चाहिए हैं। छुट्टियाँ खत्म होने से पहले दोहराई करनी है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ओहो, अच्छा कितना टाइम लगेगा? उन्होंने हार मान ली थी। मैं खुश हो गया। बस आना जाना करना है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं अभी ऑटो रिक्शा लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना।
उन्होंने बेदिली से कहा। मैं जाने लगा और फिर दरवाजे के करीब रुककर वापस पलटकर बोला, चाची एक बात बोलूं? चाची बोली, बोलो। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसी। मैंने यह कहा और फौरन पलटकर वापस चला गया। लेकिन एक लम्हे में मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरा यह जुमला सुनकर उनके चेहरे पर बेहद हैरत के आसार थे। उनके होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभरी जो उन्होंने तुरंत छुपा ली। ये चाची की तरफ डाला गया मेरा पहला दाना था। अब चिड़िया जाल में फंसती है या नहीं, ये तो वक्त ने बताना था। मैं ऊपर गया और अच्छे से तैयार हो गया। मैंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने ताकि चाची पर मेरा अच्छा असर पड़े। फिर बाहर जाकर ऑटो रिक्शा लाया और थोड़ी देर बाद हम दरियागंज बाजार की तरफ रवाना हो गए। माँ बाहर जाते वक्त साड़ी के ऊपर एक सादी सी सूती चादर लेती थीं, लेकिन चाची को इस तरह का हिजाब पसंद नहीं था। वह सिर्फ एक हल्का सा दुपट्टा लेती थीं। शायद उन्हें लगता था कि आधुनिक औरतें पर्दा नहीं करती और उन्हें आधुनिक बनने का बहुत शौक था। रिक्शे में मैं चाची से बिल्कुल चिपक के बैठा था। रिक्शे की रफ्तार और सड़क के मोड़ पर हमारा जिस्म एक दूसरे से टकरा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं। उनके जिस्म में हल्की सी थरथराहट थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर हल्की सी लाली उभरी थी। दरियागंज बाजार पहुंचकर मैंने दिखावे के तौर पर एक दो ऐसी किताबें खरीदी जिनकी मुझे कुछ खास जरूरत नहीं थी। मेरा असली मकसद तो चाची के साथ बाहर आना और वक्त गुजारना था। खरीदारी के बाद मैं दोबारा चाची के पास आया और कहा, चाची चलो घर चलें। हम रिक्शे में बैठकर वापसी घर की तरफ रवाना थे। रास्ते में मैंने रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने के लिए कहा। चाची ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, चाची मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले कुछ खा लें। चाची बोली, घर चल के खा लेना, यहाँ बीच सड़क पे खाओगे क्या? और अभी तो थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। मैं बोला, चाची घर बहुत दूर है और यहीं करीब में एक बहुत अच्छा रेस्तरां है, लाजवाब ढाबा के नाम से। पहले वहाँ कुछ खा लेते हैं, वहाँ का खाना बहुत मशहूर है। मजबूरन चाची मान गईं और मेरे साथ आ गईं। लाजवाब ढाबा एक छोटा सा खुला हुआ रेस्तरां था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस जगह की साख बहुत अच्छी नहीं थी। यह जगह अक्सर नौजवानों और ऐसे जोड़ों की मुलाकात की जगह थी जो नज़रों से छिपकर मिलना चाहते थे। अंदर जाते ही चाची का मूड बन गया, क्योंकि वहाँ खुलेआम लड़के लड़कियां जोड़ों की शक्ल में बैठे थे और खूब लुत्फ उठा रहे थे। मैंने अपने लिए क्रिस्पी चिकन पिंजा मंगवाया। चाची ने एक गिलास ताज़ा ऑरेंज जूस। फिर चाची बोली, वरुण जल्दी करो, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, चाची क्या हुआ? सब तो ठीक है। तो वह बोली, देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है, सब जोड़ों में बैठे हैं। मैंने कहा, चाची अब इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करें, सिर्फ खाने पर ध्यान दें। वह बोली, देख रहे हो यहाँ सब लड़के लड़कियां आए हुए हैं, मेरे जैसी कोई औरत या आदमी भी नजर आ रहा है जो परिवार के साथ आया हो? उनकी आवाज में नाराजगी थी। मैंने शरारती लहजे में कहा, तो क्या हुआ चाची? आपको क्या लगता है आप किसी कॉलेज की लड़की से कम हैं क्या? आप तो इन सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर लाली आ गई। वह बनावटी गुस्से से बोली, अच्छा बदतमीज। उनकी आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं जानबूझकर देर कर रहा था कि चाची यहाँ का माहौल देखें और लुत्फ उठाए। बहरहाल खाना खत्म हुआ। जब बिल देने की बारी आई तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, मगर चाची ने मेरा हाथ रोक दिया। वह बोली, रहने दो वरुण, ये बिल मैं अदा करूंगी। कल को तुम्हारी माँ मुझे ताने देंगी कि मेरे बच्चे को कुछ खिलाया भी नहीं। मगर मैं जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना है। वह अपनी खुशी से बिल दे रही थीं। घर वापस आकर वह अपने कमरे में चली गईं और मैं ऊपर। मैंने एक ही दिन में 2 बार चाची को लाइन मारी थी और मुझे पूरा यकीन था इसका रिएक्शन अच्छा मिलेगा। मुझे चाची के रवैये में एक असामान्य बदलाव नजर आने लगा था। इसके बाद काफी दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाची के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई। अब वह मुझसे कभी रूखे लहजे में बात नहीं करती थीं, बल्कि जब भी घर में कुछ अच्छा बनता वह मेरे खाने के लिए खास तौर पर ऊपर भेजतीं। उनकी बातों में एक अजीब सी नरमी और प्यार शामिल हो गया था, छिपी हुई सच्चाई और एक नया मोड़। फिर एक दिन आखिरकार वह लम्हा आ ही गया जिसके लिए मैंने सब योजना बनाई थी। हुआ ये कि एक दिन चाची के भाई के घर से फोन आया कि उनकी भाभी राजेश्वरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें तुरंत कानपुर के अस्पताल लेकर जाना था। कुणाल उस दिन अपनी कोचिंग क्लास की वजह से बहुत व्यस्त था और चाचा भी अपनी नई दुकान पर थे। मैंने मौके का फायदा उठाकर फौरन अपनी सेवाएं पेश की और कहा, चाची मैं आपको ले चलता हूँ, फिक्र मत करें। घर में कुणाल की बाइक मौजूद थी जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता था। पहले तो चाची ने नखरे दिखाए, नहीं वरुण तुम छोटे हो, कैसे लेकर जाओगे? मगर जब कोई और चारा न रहा तो मान गई। थोड़ी ही देर बाद मैं चाची को अपने पीछे बिठाए कानपुर की तरफ जा रहा था। चाची अपने खूबसूरत लिबास में थीं और हवा से उनके बाल और दुपट्टा लहरा रहे थे। हम शहर के बीच से गुजरते हुए नहर पार पुल उतरे ही थे कि सड़क पर एक गहरा गड्ढा आया।
मैं उसे देख न सका और मेरी बाइक अचानक फिसल गई। चाची और मैं हम दोनों गंदे पानी से भरे कीचड़ में जा गिरे। चोट तो नहीं लगी, मगर उठे तो कपड़ों की हालत बेहद खराब थी। हम सर से पांव तक कीचड़ में सने थे। अस्पताल अभी भी काफी दूर था। हम इस हालत में किसी सवारी में भी नहीं बैठ सकते थे। मैंने चाची से पूछा, अब क्या करें चाची? इस हालत में अस्पताल तो जा नहीं सकते और घर भी बहुत दूर है। चाची कुछ देर सोचकर फिर बोली, यहाँ गांव की गली के करीब मेरी एक दोस्त का घर है, राधा देवी का। वहां चलते हैं, वहां जाकर साफ हो जाएंगे। मैं चाची को बिठाकर वहां चल पड़ा। जब हम राधा देवी के घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा था। चाची ने वहीं खड़े खड़े अपनी दोस्त को फोन किया। उसने बताया कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गई है और रात तक आएगी। चाची ने उसे अपनी हालत और मजबूरी बताई। राधा देवी ने कहा कि कोई बात नहीं जमुना, अगर ऐसी मजबूरी है तो चाबी बराबर वाले घर में शर्मा जी के पास है, वहां से ले लो, घर को अपना ही समझो। चाची ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों शर्मा जी से चाबी लेकर राधा देवी के घर के अंदर थे। वह घर काफी बड़ा और शानदार था, किसी पुराने राजवाड़े के महल जैसा। चाची ने कहा, मेरे लिए तो कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या करूं? मैंने कहा, देख लें, जो भी हो सकता है। चाची अंदर गईं और अलमारी से 2 जोड़े निकाल लाईं। मेरे लिए एक जीन्स और एक शर्ट थी। चाची ने कहा कि यह उनकी दोस्त के पति के कपड़े हैं, पहन लो बेटा। कपड़े मुझे थोड़े ढीले लग रहे थे, लेकिन गुजारा हो सकता था। चाची ने मुझे कहा कि जाओ वरुण, पहले मैं नहा कर आ जाती हूँ, फिर तुम चले जाना। और शायद यही वह लम्हा था जिसका मुझे काफी अरसे से इंतजार था। चाची ने कहा कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद कर दूं ताकि कोई आ ना जाए। फिर चाची बेडरूम से जुड़े बाथरूम में चली गई। मैं बाहर ही रहा। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, मैं भी बेडरूम में चला गया। लेकिन यहाँ तो दरवाजा बिल्कुल बंद था, अंदर झांकने की कोई जगह नहीं थी। मैं निराश नहीं हुआ। मुझे पता था कि हर घर में कोई ना कोई खिड़की या सुराख जरूर होता है जहां से अंदर झांका जा सके। मैंने बेडरूम का जायजा लिया और आखिरकार बाथरूम की ऊपर की तरफ एक छोटा सा रोशनदान ढूंढ लिया। ये रोशनदान एक हिंदुस्तानी शैली के जाल से ढका था। मैं एक कुर्सी रखकर उसके ऊपर चढ़ा। वहां से अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं और एक हल्की सी झलक भी दिखाई दे रही थी। ये मंजर देखकर मैं दंग रह गया। चाची वहां न सिर्फ नहा रही थीं, बल्कि कुछ और भी कर रही थीं, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। ये वही मंजर था जो मैंने प्रोफेसर शर्मा के कमरे में देखा था। चाची के शरीर पर साबुन की झाग थी और वह आईने के सामने खड़ी कुछ मधुर गीत गुनगुना रही थीं। उनकी हंसी भी गीतों के साथ शामिल थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी इतनी खुशी नहीं देखी थी। वह अचानक रुक गईं और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहने लगीं, आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। यह अल्फाजा सुनने के बाद मुझे उनकी जिंदगी की मजबूरियों का अंदाजा हुआ। शायद चाची भी अपनी जिंदगी में कैदी थीं। ये मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे अंदर ये सोच पैदा हुई कि हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां वह अपने असली जज्बातों का इजहार करते हैं। थोड़ी देर बाद चाची ने बाहर आकर मुझे कहा कि जाओ नहा लो। उनकी आवाज में एक नई नरमी थी, लेकिन मैं चाची के गीले कपड़ों और उनके चेहरे पर फैली उस रहस्यमय मुस्कुराहट को देख रहा था। मैं इतना घूर रहा था कि आखिर वह झेंप गईं। उनके गालों पर लाली फैल गई। फिर चिल्लाकर बोली, सुनाई नहीं दे रहा? मैं चौंकने की एक्टिंग करता हुआ बोला, जी चाची। चाची बोली, जाओ नहा लो और जल्दी करो, हम पहले ही देर कर चुके हैं। फिर मैं ताज़ा दम होने के लिए चला गया। मैंने नहाते हुए सोचा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के अपने राज होते हैं। इन राजों के पीछे मजबूरियां, ख्वाहिशें और टूटे हुए सपने होते हैं। कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि कभी सामने नहीं आते। अगले कुछ मिनटों में हम फिर कानपुर रोड पर थे। फिर ऐसे ही बातें करते करते हम अस्पताल पहुंच गए। कहानी अभी बाकी थी। क्या आपको लगता है कि वरुण ने जो कुछ देखा वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था? और पूजा और जमुना चाची की मजबूरी की क्या हद थी? क्या उनके राजों का कभी पर्दाफाश होगा? ये कहानी अभी जारी है और हर मोड़ एक नया सवाल लिए हुए है। आप क्या सोचते हैं, इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा?